करवाया था ना पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, उसके अंदर ये इसका प्रूफ दिया हुआ है यहाँ पे। और कोई भी प्रूफ करना हो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, हमेशा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो एक बार यहाँ पे जल्दी से सुन लेंगे, फिर नोट डाउन करना आराम से। डेल्टा ई इज टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आया। क्यू इज टू आ गया डेल्टा ई प्लस पीडीवी, पीडीवी आ गया, डब्ल्यू की जगह पुट किया माइनस पीडीवी, तो ये आ जाएगा। अब उसके बाद क्यू होता है एनसीडीटी, क्यू क्या होगा एनसीडीटी, डेल्टा ई क्या होगा एनसीवीडीटी, ये दोनों करवा चुका हूं मैं, एनसीवीडीटी। तो यहां से आ गया पीडीवी प्लस पीडीवी, प्लस पीडीवी आ गया। अब डिवाइडिंग बाय एनडीटी, एनडीटी से डिवाइड कर देना पूरी इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा सी इज इक्वल टू सीवी प्लस पी बाय एन, सही ना, सीवी, सी इज इक्वल टू सीवी प्लस पी बाय एन डीवी बाई डी टी। ये आ गया सी इज इक्वल टू सीवी प्लस पी बाय एन डीवी बाई डी टी। अब बस इसकी वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे इसकी तो आंसर ये आ जाएगा। तो उसकी वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए जो पॉलीट्रॉपिक इक्वेशन है उसकी उसकी इक्वेशन थी पी वी रेस टू एन इज टू कांस्टेंट, या फिर टी वी रेस टू, क्योंकि मेरे को वी और टी के टर्म्स में रिलेशन निकालनी है, वी और टी के टर्म्स में, इसलिए टी वी रेस टू एन माइनस वन इज टू कांस्टेंट होगा, सही ना। टी वी रेस टू एन माइनस वन इज टू कांस्टेंट होगा। अब वी रेस टू एन माइनस वन इज टू के टी माइनस वन आ गया। ये वैल्यू ध्यान रखना, ये मैं आगे जाकर पुट करूंगा इसकी वैल्यू को। अब इधर डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट किया तो एन माइनस वन वी की पावर एन माइनस टू डीवी बाई डी टी इज टू माइनस के टी माइनस टू, ये आ गया। तो डीवी बाई डी टी की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल दी पुट करके, ये आ गई। और उसके बाद ये मैंने बनाया टीवी माइनस एन रेस टू वन की फॉर्म, जिसको मैंने पुट कर दिया के, इसको के पुट कर दिया, सही ना। तो ये के पुट करने के बाद के से ये के कैंसिल हो जाएगा, डीवी बाई डी टी की वैल्यू आ गई वी बाई टी वन माइनस एन, डीवी बाई डी टी की वैल्यू पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो सी इज टू आ जाएगा सी वी प्लस पी बाय एन डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी की वैल्यू क्या है वी बाई टी वन माइनस एन, और ये टर्म क्या है आर। ये यहाँ प्रूव हो गया, सी इज टू सी वी प्लस आर बाय वन माइनस एन, सी इज टू सी वी प्लस आर बाय वन माइनस एन। अब एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे, फिर मैं आगे करा रहा हूँ। एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे इसको। हाँ कर लिया नोट, विधि नोट कर लिया पूरा ये। सर एक सेकंड थोड़ा सा
विधि लेट कैसे हो गया आज? सो मेरे को लगा 9:30 से है। अच्छा, चलो जल्दी नोट कर लो एक बार। और ये प्रूफ समझ आ रहा है ना नोट करके? यस सर। चलो अब ये यहाँ पे खत्म हो गया इसका इसका क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवाई दिया था, जो 2006 के पेपर में आईआईटी में आया था। पी बाई वी इक्वल टू 1 मोनोटोमिक गैस के लिए, तो तुम्हें हीट कैपेसिटी निकालनी थी। पी बाई वी इक्वल टू 1 था, मोनोटोमिक गैस के लिए सी की वैल्यू निकालनी थी। तो आंसर आ गया था 2R। नेक्स्ट नोट करना आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। केमिस्ट्री में कम यूज है, केमिस्ट्री में तो याद ही करना है। फिजिक्स से ज्यादा रिलेटेड है, ठीक है ना, फिजिक्स से ज्यादा रिलेटेड है। टॉपिक है सीवी की वैल्यू निकालना कैसे होता है किसी भी गैस के लिए। सीपी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, गामा कैसे निकालेंगे, इंटरनल एनर्जी कैसे निकालेंगे, टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे किसी भी गैस के लिए, सही ना। उसके लिए तुम्हें एक प्रिंसिपल है जो फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में नहीं है, इक्वी पार्टीशन प्रिंसिपल, सही ना, इक्वी पार्टीशन प्रिंसिपल। इक्वी थोड़ी सी थ्योरी है, नोट कर लेंगे, फिर आगे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है ना। इक्वी पार्टीशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी पार्टिकल की जो एनर्जी होती है ना, वो हर एक मोड्स ऑफ मोशन में इक्वली डिवाइडेड होती है, सही ना। हर एक मोड ऑफ मोशन में इक्वली डिवाइडेड होती है। एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज डिवाइडेड इन इक्वली, energy of a particle is divided equally among all the modes of motion, है ना, among all the modes of motion। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है पर डीओएफ, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है बता रहा हूँ अगली लाइन में। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर डीओएफ इज इक्वल टू होता है हाफ के टी होता है, वैसे के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, लेकिन पर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं इसलिए हाफ आर टी, हाफ आर टी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर डीओएफ। ये तुमने प्रूफ किया था स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर। 3/2 के टी निकालनी थी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो थी तीनों एक्सिस पे। ये किसी भी एक एक्सिस पे जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है एक मॉलिक्यूल के लिए, वो होती है हाफ के टी। हाफ के टी, के होता है आर बाय एन नॉट, एक मॉलिक्यूल है, एन नॉट की वैल्यू 1 ले लेंगे, तो हाफ आर टी होती है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर डीओएफ इज हाफ आर टी। ये लाइन ध्यान रखनी है इसके अंदर। फिर दूसरा पॉइंट है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, सही ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये क्या चीज है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, number of independent coordinates which are needed to decide the behavior of a particle। number of independent coordinates needed to decide the behavior of a particle is called as its DOF। इसको बोलते हैं इसका DOF, डिनोट करते हैं इसको स्मॉल एफ से, डिनोट करते हैं इसको स्मॉल एफ से ना, डिनोट करते हैं इसको स्मॉल एफ से। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन द बिहेवियर ऑफ ए पार्टिकल, रिक्वायर्ड टू डिसाइड द बिहेवियर ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड एज इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। अब यहां से मैथमेटिकल टर्म्स, फॉर एन एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, एन एटम्स है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, सही ना, फॉर एन एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, टोटल डीओएफ जो होगा, टोटल डीओएफ वो होगा 3 into n, 3 into n विच इज इक्वल टू 3n। इसमें से तीन तो होंगे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तीनों एक्सिस पे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, और एक तुम्हारी तरफ आता हुआ जेड एक्सिस पे। तीन होंगे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, दो रोटेशनल इफ मॉलिक्यूल इज लीनियर, एंड थ्री रोटेशनल इफ मॉलिक्यूल इज नॉन लीनियर, इफ मॉलिक्यूल इज नॉन लीनियर। टू रोटेशनल, थ्री रोटेशनल, रेस्ट ऑल वाइब्रेशनल, रेस्ट ऑल वाइब्रेशनल। ये लाइन याद रखना है, ये अभी मैं यूज करूंगा इसको, एग्जांपल दूंगा तो और क्लियर होगा। ये समझ के करेंगे बिल्कुल। मैंने क्या बोला, अगर किसी मॉलिक्यूल में एन एटम्स है तो उसके अंदर टोटल डीओएफ जो होगा वो होगा 3n। 3n जैसे अगर हीलियम है तो 3 into 1, ऑक्सीजन है तो 3 into 2, ओजोन है तो 3 into 3, इस टाइप से चलेगा, सही ना। 3n, और उसमें से तीन होंगे ट्रांसलेशनल वाले। एक ट्रांसलेशनल की वजह से जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आती है वो होती है हाफ आर।
वो होती है हाफ आर टी। तो तीन ट्रांसलेशनल है तो 3/2 आर टी हमेशा होगा ये। 3/2 आर टी हमेशा होगा, तीन ट्रांसलेशन है क्योंकि। और अगर मॉलिक्यूल लीनियर है तो दो रोटेशनल यानी 2/2 आर टी, जिसको आर टी भी कह सकते हैं। और अगर तीन रोटेशनल है तो 3/2 आर टी, चाहे रोटेशनल हो या ट्रांसलेशनल हो, दोनों के केस में हाफ आर टी एनर्जी आती है पर डी पर डी। लेकिन वाइब्रेशनल के अंदर एक्चुअल में काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होती है, टू एंड फ्रो मोशन होता है जैसे पेंडुलम में होता है। तो इसमें वाइब्रेशन में एक वाइब्रेशन की वजह से आती है 1 आर टी, दो वाइब्रेशन 2 आर टी, तीन वाइब्रेशन 3 आर टी। इसमें हाफ आर टी नहीं लेते, इसमें पूरा आर टी लेते हैं। इसमें पूरा आर टी लेंगे, अगर एक वाइब्रेशन तो एक आर, दो वाइब्रेशन तो 2 आर टी, इस टाइप से। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखेंगे, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल ये दोनों मॉडरेट टेम्परेचर पे जरूर होते हैं। और बहुत ही लो टेम्परेचर है, बहुत ही लो, इंपॉर्टेंट लाइन है, आईआईटी में पूछा हुआ ये भी। बहुत लो टेम्परेचर है तो सिर्फ ट्रांसलेशनल, बहुत लो टेम्परेचर है तो सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। मॉडरेट पे दोनों लेते हैं, जनरली यही वाला केस होगा, कुछ मेंशन नहीं किया तो दोनों लेना है, ट्रांसलेशनल भी रोटेशनल। मॉडरेट टेम्परेचर है तो दोनों लेंगे, ट्रांसलेशनल भी रोटेशनल भी। मॉडरेट टेम्परेचर है तो दोनों लेंगे, ट्रांसलेशनल भी और रोटेशनल भी। वाइब्रेशन कभी नहीं लेते अनटिल अनलेस क्वेश्चन में बोला हो वेरी हाई टेम्परेचर। वाइब्रेशन कब इंक्लूड करेंगे? ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर। क्लियर? वाइब्रेशन इज इंक्लूडेड ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर। क्या याद रहेगा ये? वाइब्रेशन इज इंक्लूडेड ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर। अब नेक्स्ट जो है, न्यूमेरिकल करना कैसे है इसका? क्या यहां तक नोट कर लिया सारा? यस सर। अब जो रोटेशनल होता है, रोटेशन तीन एक्सिस पे तो तुम्हें समझ आ गया। मॉलिक्यूल का एक्स एक्सिस पे भी ट्रांसलेशन हो सकता है, वाई एक्सिस पे भी हो सकता है, जेड एक्सिस पे भी हो सकता है। और हर एक एक्सिस पे हाफ आर टी है तो 3/2 आर टी ट्रांसलेशन की वजह से हमेशा होगा। अब बचे हुए होंगे तो रोटेशनल आएगा और वाइब्रेशनल आएगा। वाइब्रेशन को इंक्लूड करना नहीं है, वो हाई टेम्परेचर पे इंक्लूड होता है। जैसे अगर मोनोटोमिक गैस है, मोनोटोमिक गैस में रोटेशनल भी नहीं आएगा क्योंकि 3 × 1 3 आ गया, एक ही एटम है ना मोनोटोमिक में, तो 3 × 1 3 आ जाएगा, तो 3/2 आर टी ही आएगा सिर्फ, रोटेशनल वाला आएगा ही नहीं। लेकिन अगर डायटोमिक है, जैसे ये O2 डायटोमिक है, जैसे O2 F2 N2, अगर डायटोमिक है तो उसमें रोटेशन भी आएगा। रोटेशन, अब अगर लीनियर मॉलिक्यूल है, अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो इसका रोटेशन, जैसे O2 लिया मैंने, O2 का रोटेशन अपनी देखो, एक तो होगा वाई एक्सिस पे, इसके अराउंड घूमेगा मॉलिक्यूल, इसके अराउंड मॉलिक्यूल घूमेगा, सही ना, काइनेटिक एनर्जी आएगी इसमें। एक होगा इस पॉइंट से तुम्हारी तरफ लाइन आ रही है, उसके अराउंड रोटेशन। समझ आएगा ना ये? एक एक तो ऐसे घूम रहा है ना मॉलिक्यूल इस लाइन के अराउंड ऐसे, एक तो ऐसे घूम रहा है, और एक कैसे इस लाइन, इस पॉइंट से लाइन आ रही है तुम्हारी तरफ, उसके अराउंड होगा रोटेशन, उसके अराउंड रोटेशन होगा, दूसरा रोटेशन ये। समझ गए कि नहीं? प्लेन से बाहर निकलते हुए, स्क्रीन से बाहर निकलते हुए रोटेशन घूमेगा। और तीसरा, इस लाइन के अराउंड क्या रोटेशन होगा? इस लाइन के अराउंड, सर क्लियर? होगा लेकिन कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ, इस लाइन के अराउंड भी रोटेशन होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी अगर लेंगे इसके अराउंड, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, और आई होता है mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है, आई होता है mr²। आर की वैल्यू जब इस लाइन के अराउंड रोटेट करेगा मॉलिक्यूल तो आर तो बहुत छोटा होगा, वो घूमेगा इसी के अराउंड, घूमेगा ना इस लाइन के अराउंड ही, तो आर तो बहुत छोटा होगा। इस वजह से इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं अपने एक्सिस के अराउंड, लीनियर मॉलिक्यूल अगर है। जबकि इसके अराउंड जब घूमेगा तो आर की वैल्यू सिग्निफिकेंट होगी। इस पॉइंट से जो लाइन निकलेगी, इसके अराउंड घूमेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, रेडियस जो होगा, वो सिग्निफिकेंट होगा, सही ना, रेडियस जो होगा सिग्निफिकेंट होगा, इसलिए इन दोनों मोशन को कंसीडर करेंगे, बट नॉट अलोंग इट्स एक्सिस। लेकिन अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, जैसे साइक्लोप्रोपेन हो गया, या बेंट मॉलिक्यूल जैसे ओजोन हो गया, कोई भी, अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो उसका रोटेशन अपनी एक्सिस के राउंड, ये अपनी एक्सिस है ना, इसके राउंड भी घूमेगा, कोई इसके राउंड भी घूमेगा। एक पॉइंट जेड एक्सिस तुम्हारी तरफ आते हुए पॉइंट इसके राउंड भी घूमेगा। तो तीनों एक्सिस कंसीडर होंगी अगर बेंट मॉलिक्यूल है, एंगुलर है, बेंट है, या फिर कोई और शेप आ गई, कोई भी शेप, सीसॉ शेप, कोई भी शेप गैसेस की। ये क्लियर होगी बातें कि नहीं सारी? ये यस क्लियर सर। हो गया पूरा कि नहीं? तो ध्यान रखना। और जो भी मैंने ये एनर्जी बताई है, ये जो मैंने एनर्जी बताई है पर डी टी ओ एफ,
ये हमेशा 1 मोल के लिए है, ये याद रखना जरूर, क्योंकि आज के क्वेश्चन आ रहे हैं 5 मोल के लिए, 10 मोल्स के लिए, इस टाइप से। 1 मोल के लिए बता रहा हूँ, 1 मोल के लिए 3/2 RT है। समझ गए कि नहीं है? अच्छा, अब जो है क्वेश्चन इसके, अब इसका क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन जो करने हैं अभी, ये मैं तुम्हें पहले भी बता दिया है। टोटल एनर्जी जो होती है, क्लियर, टोटल एनर्जी जो होती है वो होती है इंटरनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैंने बोला एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एनी अदर एक्सटर्नल फील्ड, इन दैट केस दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज नेग्लेक्टेड। तो टोटल एनर्जी आ गई इंटरनल एनर्जी के इक्वल। अब इंटरनल एनर्जी के अंदर मेनली दो एनर्जीज होती हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैंने बोला आइडियल गैस, मैंने बोला आइडियल गैस, तो कौन सी एनर्जी नेग्लिजिबल? पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि आइडियल गैस है, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। आइडियल गैस है तो कोई अट्रैक्शन नहीं होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, अट्रैक्शन नहीं, रिपल्शन नहीं, तो मींस मॉलिक्यूल्स ना पास आ रहे हैं ना दूर जा रहे हैं, इसका मतलब नो पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, ध्यान रखना, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ये इक्वल होगा। अप्रोक्सीमेशन ये ध्यान रखना जरूर, नोट कर लेंगे एक बार इसको। क्या क्लियर हो गई बात? ये टोटल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद हम निकालेंगे सीवी, मोलर हीट कैपेसिटी। एक मोल की बात कर रहा हूं मैं, एक मोल की मोलर हीट कैपेसिटी, ये क्या होती है? DE/dt, इंटरनल एनर्जी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। डीवी, सीवी निकालूंगा DE/dt, है ना, सीवी निकालूंगा DE/dt, फिर मैं निकालूंगा सीपी। सीपी होता है सीवी प्लस आर, मेयर्स रिलेशनशिप। सीपी होता है सीवी प्लस आर, फिर मैं निकालूंगा गामा, ये होता है CP/CV, ये होता है। क्या नोट कर लिया पूरा? नोट कर लिया पूरा? यस सर। नोट करते रहना एक एक चीज। अब मैं जब एग्जांपल दूंगा तब तुम्हें क्लियर होगा, फिर तुमसे मैं 2-3 एग्जांपल खुद करवाऊंगा यहाँ पे। सीवी होता है DE/dt, अगर मोनोटॉमिक गैस है, मोनोटॉमिक गैस है तो वैल्यू क्या होगी? डायटोमिक गैस है, दो के लिए तो याद कर लेना बिल्कुल, हमेशा टिप पे रहना इसको मत, ऐड कर देना इसको फॉर्मुले वाली कॉपी में, फॉर्मुले वाली कॉपी जरूर आना ढंग से, मोनोटॉमिक डायटोमिक के लिए। सीवी की वैल्यू क्या होती है, अगर बोले एक बार वैल्यू याद है तो? सर मोनोटॉमिक के लिए 3R/2 5R/2। हाँ, 3/2 R आएगी वैल्यू, और सीपी की वैल्यू 5/2 R, आर ऐड कर देना उसमें, 5/2 R। और यहाँ आ जाएगा कितना? फाइव बाई 5R/2। थ्री 1.6, हाँ 5/3 डायटोमिक के लिए 1 हाँ, डायटोमिक के लिए 5R/2 और 7R/2। 5R/2 7R/2, 1.4। 7/5 1.4। ट्राइटोमिक के लिए क्यों नहीं लिखा मैंने? सर सर ट्राइटोमिक उसमें के लिए क्योंकि वैल्यूज मतलब। फिर भी आ जाएंगी। मॉलिक्यूल लीनियर भी हो सकता है और नॉन लीनियर भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना। यस सर। यस सर। इसलिए दो तो याद रखना जरूर, यही दो ज्यादातर इंपॉर्टेंट है, यही दो इंपॉर्टेंट है ज्यादा, ये याद रखना जरूर। मैं इसको डिराइव करके दिखा रहा हूँ तुम्हें, रटी होनी चाहिए वैल्यूज, मेरे को डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन तुम जब फिजिक्स में करोगे तुम खुद कहोगे हाँ सर आपने पहले से करा रखा था, तो हमें काफी बड़ी हेल्प मिल गई थी इससे। तो ये चीज ध्यान रखना जरूर। अब टोटल एनर्जी का जो फॉर्मुला यूज करेंगे, टोटल एनर्जी इंटरनल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, एक मोल के लिए, बस ये ध्यान रखना जरूर। देखो, अब जैसे मैंने बोला, हीलियम के लिए, नियोन के लिए, आर्गन के लिए, क्रिप्टन के लिए, जेनॉन के लिए, इनके लिए सारी डिटेल्स निकालो। टोटल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और सीवी निकालो, सीपी निकालो, और गामा निकालो, ये सारी चीज निकालनी है। नहीं नहीं, ये सारी चीज निकालनी है। तो अब ये कैसे निकालेंगे? ये कैसे, हीलियम है, जैसे हीलियम ले लिया, कोई भी एक ले लो एग्जांपल, सब एक जैसे हैं। टोटल डीओएफ, टोटल डीओएफ इज इक्वल टू 3n था, 3n था, 3 × 1, 3 आ गया। टोटल डीओएफ इज इक्वल टू 3, इस 3 में से 3t होगा, 0r होगा, क्योंकि बचा ही नहीं कुछ अब, और 0v होगा। 3t का मतलब 3t है, तो देर फोर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू
इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 आर, 3/2 RT। ये टोटल एनर्जी आ गई है, इंटरनल एनर्जी आ गई, मेन इससे बात कर रहे हैं हम इसके लिए, क्योंकि सीवी निकालने के लिए मेरे को ये चाहिए, सीवी निकालने के लिए मेरे को ये चाहिए इंटरनल एनर्जी। तो सीवी आएगा फॉर वन मॉलिक्यूल, दिस विल बी इक्वल टू DE/dt, ई यानी इंटरनल एनर्जी। तो ये आ गया 3/2 आर, ये आ गया 3/2 आर, सही ना, ये आ गया 3/2 आर। सीपी सीवी प्लस आर होता है, 3/2 आर प्लस आर 5/2 आर। गामा CP/CV होता है, यानी ये आ गया 5/2 आर प्लस 3/2 आर 1.67। क्या क्लियर है? यस सर। क्या क्लियर है ये? ये बहुत ढंग से करना तरीके से। देखो, जो आधा अधूरा अगर करना है ना, तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं हम। एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है एन, एन होता है 3A - R, गामा होता है 1+2 बाई, ये एन मत लिखना, एफ लिखना, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 1+2 बाई एफ, 3A - R। 3A क्या है? नंबर ऑफ एटम्स, हीलियम है तो एटम हो गया 1। आर रिलेशन तो कोई नहीं है ना, अकेला एटम तो दूसरे के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, तो रिलेशन 0। 1+2 बाई एफ, एफ निकल गया तुम्हारा 3, F3 आ गया। 1+2 बाई एफ, 1+2 बाई 3, 5/3 आंसर आ गया। लेकिन ना इसमें तुम्हें टोटल एनर्जी, ना इंटरनल एनर्जी, ना काइनेटिक एनर्जी, ना सीवी, ना सीपी, कुछ नहीं पता लगेगा। डायरेक्ट इसमें क्या निकल जाएगा? एफ और गामा। डायरेक्ट क्या निकल जाएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम और गामा। तुम्हें अगर डायटोमिक निकालना है, कभी शॉर्टकट चाहिए हो सिर्फ मोनोटोमिक डायटोमिक के लिए, तो ये वैलिड है। डायटोमिक है जैसे O2, N2, F2 कोई भी ले लो, F क्या होगा? 3A - R, 3A - R। एक एटम कितने हैं? दो, 3 × 2। रिलेशन कितना होगा दोनों में? एक बॉन्ड बना हुआ है, मतलब एक एक रिलेशन है, यानी एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड से दोनों कनेक्टेड है, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो वो एक ही बॉन्ड मानना है। -1 कितना आ गया? 5। फिर गामा क्या होता है? 1+2 बाई एफ, एफ की वैल्यू 2/5, आंसर आ गया 7/5, यानी 1.4। लेकिन इसमें कुछ पता नहीं लगेगा डिटेल, तो करना चाहो तो कर सकते हो इसे, लेकिन ये शॉर्टकट है, गलत है ये, आगे जाकर वैलिड नहीं होगा किसी और के लिए, सिर्फ मोनोटॉमिक डायटोमिक के लिए वैलिड होता है। क्योंकि इसमें ना वाइब्रेशंस के बारे में कुछ पता लगेगा, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में, किसी काइनेटिक एनर्जी के बारे में कोई नहीं पता लगेगा कुछ भी। तो इसके ऊपर जो मैंने बताया उस तरीके से करना है। क्या ये मेथड समझ आ गया सबको? गर्व, यस सर। ये मैंने बता दिया है मोनोटॉमिक गैस के लिए। अब नेक्स्ट है डायटोमिक गैस के लिए, जैसे O2, N2, हेलोजेंस, F2Cl2 लिख देता हूँ, F2Cl2, F2Cl2 या एयर, एयर के लिए अलग से निकालना। इसके निकालो जल्दी डिटेल सारी, जल्दी से निकालेंगे डिटेल इसके लिए।
हाँ निकाल लिया आंसर का। ये। देखो उधर क्या निकला अगर, वही निकल गया सेम। हाँ हाँ। सही। अच्छा देखो उधर जल्दी पहले फर्स्ट पार्ट क्या निकालते हैं, टोटल डी। टोटल डी एफ कितना होगा? एफ लिख रहा हूँ वैसे। 3 × 2, दो एटम्स है, 6 आ गया। 6 में से क्या होगा, 3 तो टी होंगे, 2 आर होगा क्योंकि मॉलिक्यूल लीनियर है, 1 होगा वी, 1 वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है वाइब्रेशनल। तो 3 टी है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसको 3/2 RT हो जाएगा, ये 2/2 RT हो जाएगा, ये RT हो जाएगा, जिसको मैं इंक्लूड, इसको मैं क्या मानूंगा, नेग्लिजिबल, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे ही एप्लीकेबल होता है, ये हाई टेम्परेचर पे ही एप्लीकेबल होता है, इसको नेग्लिजिबल मानना है। तो जो टोटल एनर्जी होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT प्लस 2/2 RT, यानी 5/2 RT। 5/2 RT आ गई। सीवी DE/dt होता है, यानी ये आ गया 5/2 R। CP 5/2 R प्लस आर, सीवी प्लस आर होता है 7/2 R। और गामा CP/CV होता है, ये आ जाएगा 7/5। यही कि अगर, यस सर। और एयर के लिए सर मतलब एयर को भी ऐसे, अगर एयर को पॉलीएटॉमिक मानेंगे तो वो 4/3 आ जाएगा। पॉलिटो में क्यों मान रहा है, एयर के अंदर मेनली मेजर गैसेस कौन सी हैं, मतलब कौन सी अब N2 और मेजर O2, O2, लगभग मेजर 100% ही मेजर तो है। डायटोमिक है तो फिर डायटोमिक वाले लेंगे। हाँ यही वैल्यू लेनी है इसकी एयर, नहीं मेजरली सर तो मतलब यही कई दोनों ना, जगह N2 और O2। गिवन, कई जगह 4/3 गिवन रहती है। हाँ वो दी गिवन है तो बात अलग है, फिर वो एटमॉस्फेयर अलग माना होगा, एयर यानी हम ये अर्थ पे यही मानेंगे N2 और O2। चलो क्लियर हो गया कि नहीं ये? यस सर। हाँ नेक्स्ट तुम निकालोगे अब, जैसे CO2 के लिए, O3 के लिए, NO2 के लिए, NH3 के लिए, अब इन सब के लिए निकालना आना चाहिए, इन सारी गैसेस के लिए निकालना आना चाहिए। इसको ट्राई करेंगे और एक बार रिजॉइन कर लेंगे। CO2, O3, NO2, NH3, ट्राई करेंगे जल्दी से इसको।